हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 13 की ओर। ये SCERT क्लास 7 की बुक है और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मराठा राज्य का उदय और भारत में यूरोपियों का आगमन। तो देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। हे लर्नर्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन करते हैं। तो आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे जो फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। तो आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप सीटेट जनवरी 2021 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, वो PYQs के द्वारा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा आपको इस कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी। इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स जो सीटेट की तैयारी काफ़ी टाइम से बच्चों को करवा रहे हैं, वो आप लोगों के सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन टॉप एजुकेटर्स के नाम, और कौन सा एजुकेटर किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाएगा ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके किसी भी फ्री कोर्स को अनलॉक कर सकते हैं। किसी भी लाइव क्लास को, टेस्ट को, क्विज को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें भी आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो बस आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है जो कि है प्रतीक्षा टेट। जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, स्पेस नहीं देना है, प्रतीक्षा टेट। और आप इसको लिखकर 10% का डिस्काउंट और किसी भी फ्री कोर्स को अनलॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। चैप्टर 13 मराठा राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं शिवाजी के बारे में। इनका जो शासन काल था वो 1674 से 1600 ईस्वी तक रहा। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक शिवाजी थे और शिवाजी का जो जन्म है वो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस दुर्ग में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निजाम तथा बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे में दे रखी थी और शिवाजी साहसी भी थे और सोचते थे कि वह दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें जब खुद का राज्य बना सकते हैं, तो यानी कि क्यों ना बनाने। मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर शिवाजी 18 साल की उम्र से ही सेना इकट्ठी करने लगे। शिवाजी का जो जन्म है वो रायगढ़ में हुआ है और उनकी मृत्यु भी रायगढ़ में हुई है और ये क्वेश्चन आ चुका है और इससे संबंधित प्रश्न मैं अपने प्रश्नोत्तर सीरीज में पूछ चुकी हूँ। शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों तथा दिल्ली के मुगल बादशाहों से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने प्रमुख सेनापति अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा और अफजल खां ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी से उसने अपने तंबू में बुलाया, लेकिन अफजल खां इस काम में सफल ना हो सका और शिवाजी ने चालाकी से अफजल खां को मार गिराया। शिवाजी ने रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की शिवाजी ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवाजी
ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए थे। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। तो अष्टप्रधान है पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित और न्यायाधीश। तो ये अष्टप्रधान हैं और ये शिवाजी के मंत्री हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे क्वेश्चन आता है। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से चौथ यानी कि लगान का चौथा हिस्सा और सरदेशमुखी नामक कर वसूल आरंभ किया। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठाओं ने लगातार गौरिल्ला या छापामार युद्ध में व्यस्त रखा। गौरिल्ला युद्ध होता था कि छुप छुप कर वार करना। छापामार युद्ध प्रणाली सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, ये शत्रु से आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों व जंगलों में छिपकर उन पर पीछे से हमला करके भाग जाते थे। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं या फिर गौरिल्ला युद्ध कहते हैं। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था और इसे गौरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। मराठा संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी तथा उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। उसने मालवा और गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण था। इसके बाद मराठा सरदार जो थे नागपुर के राघोजी भोंसले, बड़ौदा के पिल्ली जी गायकवाड़, इंदौर के मल्हर राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया, ये सभी मराठा सरदार थे। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे। मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया पेशवा होता था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर तथा औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण के मराठों का दबदबा बढ़ गया और राजपूत, जाट, रोहेल, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। अब्दाली ने रोहेले अफगानों की सहायता से पंजाब पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। मराठों को जाट, राजपूत और सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला और अहमद शाह अब्दाली विजय रहा। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें भी थीं, जिन्हें मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध। क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ और इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापा मार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिससे कि वे अभ्यस्त नहीं थे। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हो गया। 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति के बारे में अब बात कर लेते हैं। सन 1700
1939 में नादिर शाह के आक्रमण ने कमज़ोर मुग़ल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं और सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने मराठों के अस्तित्व को लगभग समाप्त ही कर दिया और इस समय कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो विशाल भारत को एकजुट रख सकती। विदेशी व्यापारी कंपनियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और इस समय तक बहुत सारी ऐसी कंपनियां थीं जो भारत आ चुकी थीं, जिनमें एक नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जिस समय यूरोप ने पुनर्जागरण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, भारतीय समाज लोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था। जहां यूरोप में किताबें मुद्रणालय में छपती थीं, भारत में किताबें अभी तक हाथों से लिखी जाती थी, जिसका उदाहरण हमें बाबरनामा और अकबरनामा जैसी हस्तलिखित पुस्तकों से मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16वीं शताब्दी तक इस तरह के यंत्र यूरोप में बन चुके थे, जिसके आधार पर यूरोपीय नाविक देश विदेश की यात्रा करने में सफल रहते थे। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित थे। तो यहाँ कुछ शब्दावली है। चौथ, जैसा कि हमने बताया, चौथ और सरदेशमुखी जो शिवाजी के द्वारा कर लगाए गए थे। मुगल राज्य को दिए जाने वाले कुल लगान का 1/4 भाग, जिसको मराठा अतिरिक्त कर के रूप में मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों से वसूलते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। और सरदेशमुखी संपूर्ण आय का 10वां भाग, जिसको मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे। तो दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अस्त्र प्रदान भी आपको याद रखने हैं। 8 मंत्रियों की एक समिति है जो शासन कार्यों में मराठा शासक को सलाह देने का कार्य करती थी। तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को, और इनको भी हम ऑब्जेक्टिव रूप में लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।